ससुराल के पुश्तैनी तखत पर बहू की पहली रसोई की दावत। रामू काका, हमें कुछ फूल चाहिए और ताजा फूलों की 2 दूल्हा दुल्हन की सुंदर मालाएं भी चाहिए, और हमें ये विदाई के लिए गाड़ी भी सजवानी है। अरे वाह बेटा, बेटे की शादी हो रही है क्या? हाँ रामू काका, बस बारात लेकर जाना है। यही बेटा रह गया था बस शादी के लिए। इसका ब्याह हो जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान की कृपा है, दोनों बेटियां सही समय पर विदा हो गई और अब बेटे का ब्याह भी हो रहा है। अब बहू भी आ जाएगी। चल अच्छा है, सही समय पर जिम्मेदारियां पूरी कर ली तूने। अरे तो रामू काका, तुम कब कर रहे हो अपनी बिटिया का ब्याह? अब तो बिटिया बड़ी हो रही है। बस थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रहा हूँ। आज के महंगाई के जमाने में तुझे पता ही है, बिना दहेज के कोई भी शादी की बात तक नहीं करता। अगर तेरी नजर में कोई हो मेरी राधा के लिए तो बताना। हाँ रामू काका, जरूर बताऊंगा। दरअसल रामू अपने गांव में ही छोटे से घर के बाहर आंगन में फूलों के पौधे उगाता था और उसकी पत्नी और बेटी मिलकर फूल तोड़ने और माला बनाने का काम करती हैं। एक तरफ रामू उन फूलों को बेचकर घर आता है, उस समय जानकी जी का घर का काम कर रही होती हैं और राधा गुनगुनाती हुई फूलों को पानी दे रही होती है। राधा की माँ रामू के लिए पानी लाती है और रामू, लो जानकी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख ले। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राधा बिटिया के लिए कुछ गहने बनवा देना। मुझे दिन रात राधा की शादी की चिंता होती है। आज पड़ोस में इसके बराबर की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, न जाने कब मेरी बेटी की शादी होगी। रामू की बात सुनकर जानकी जी और राधा दोनों चिंता में पड़ जाती हैं। तभी जानकी जी, आप चिंता क्यों करते हो? भगवान ने जरूर हमारी बेटी के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप आराम से बैठकर खाना खाओ। जानकी जी रामू और राधा को खाना खिलाती हैं। उसके बाद सभी लोग चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जानकी जी घर का काम करती हैं और राधा फूलों को तोड़कर उनके माला बनाती है और अपने पिता को बेचने के लिए देती है। एक तरफ रामू का जीवन इसी तरह चल रहा होता है और दूसरी तरफ गांव के पुश्तैनी घर में नौकर चाकर जल्दीबाजी में घर का काम निपटा रहे होते हैं और घर के सबसे बड़ी बुजुर्ग पद्मिनी की अपनी बहू जानकी जी और पूरे परिवार के साथ आंगन में बैठकर खानदानी पंडित से विचार विमर्श कर रही होती हैं। पंडित जी, हमारे छोटे बेटे आरव के लिए एक संस्कारी लड़की ढूंढिए। आप जानते हैं कि हमारे पुश्तैनी घर में संस्कारी बहुएं ही आती हैं। हाँ, पहले भी तो ये पंडित जी संस्कारी बहुएं ही लेकर आए थे हमारे घर में। देखो जरा, ये दोनों बहुएं कितनी संस्कारी हैं। पंडित जी, इस बार मुझे गांव की साधारण और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी पंडिताई तो खत्म समझो। हाँ, हमें अमीर और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू संस्कारी होनी चाहिए, जो हमारे इसी पुश्तैनी घर में एक संस्कारी बहू के सारे फर्ज निभाए। पंडित जी सुन लीजिए, इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कम से कम हमारे खानदान में एक बहू तो ऐसी हो जो इस पुश्तैनी घर को संभाल पाए। अरे ठकुराइन, तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैंने बहुत अच्छे रिश्ते देखे हैं। अभी सभी एक से बढ़कर एक संस्कारी हैं। इस बार तो आपकी इस पुश्तैनी हवेली में ऐसी संस्कारी बहू आएगी कि दुनिया भी देखती रह जाएगी। आपने आज से पहले भी इतनी बढ़ चढ़कर बातें की हैं। इस बार कुछ अच्छा करके दिखाइएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पर भरोसा करके इस बार भी हम सोना समझकर पीतल ले आएं। और हाँ, हमें हमारे पुश्तैनी घर के लिए छोटी बहू 1 महीने के अंदर ही चाहिए, क्योंकि हमारे आरव की कुंडली में जो दोष है उसे मिटाने का केवल इतना ही समय है हमारे पास। 1 महीने के अंदर ही अंदर हमें यह शादी करवानी होगी। अरे हाँ ठकुराइन, आप चिंता मत करिए। 1 महीने में पहले ही आरव बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ लूंगा। पंडित जी पुश्तैनी हवेली की औरतों से बातें करके चले जाते हैं। एक तरफ घर की सारी महिलाएं नौकरों को काम बताने में लग जाती हैं, वहीं पंडित जी घर से बाहर निकल जाते हैं। पता नहीं कैसी पुश्तैनी हवेली की औरतें हैं, खुद तो इसे कोई काम नहीं होता, सारे काम तो ये नौकरों से करवाती हैं। और ये जो इस खानदान के सबसे बड़ी बुजुर्ग बनकर बैठी हैं, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हैं। वही इन्हें अपने जमाने की लड़की अपने पोतों के लिए चाहिए। समझ ही नहीं आता कि कब ये लोग थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे। एक तरफ ऑफिस में घर के सभी मर्द एक मीटिंग में बिजी होते हैं और उन्हें एक बहुत ही बड़ा विदेशी घर का नक्शा बनाने का ऑर्डर मिला होता है। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी पुश्तैनी घर के लिए बहू की तलाश में होते हैं और अपने गांव में एक यजमान के घर जाते हैं, जहां उन्होंने उनके घर की बेटी का रिश्ता कराया होता है। उनके घर जाकर, अरे पंडित जी, राधे राधे।
आइए आइए, घर के अंदर आइए। सीता, अरे देखो पंडित जी आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम तो करो। अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आना हुआ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे प्रणाम प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल तो है? और हमारी सुशीला बिटिया कैसी है? उसकी ससुराल में सब कुछ मंगल है ना? अरे हाँ हाँ पंडित जी, आपने ही रिश्ता करवाया था, सब कुछ कुशल मंगल ही होगा ना। पंडित जी, हमें तो लगता है कि आप केवल पुश्तैनी हवेली के खानदानी पंडित हो, हमारी कहाँ ही सुनोगे, लेकिन आपने तो हमारी बेटी का अच्छा रिश्ता लगवा दिया। अरे नहीं नहीं, हम तो सभी के हैं, हम सभी की मदद करते हैं, लेकिन क्या तुम्हारी नजरों में तुम्हारी बिटिया जैसी कोई और बिटिया है क्या? मुझे एक बहुत ही बड़े घर में एक संस्कारी बहू का रिश्ता बताना है। अरे हाँ हाँ पंडित जी, हमारे रामू काका की बिटिया राधा भी 25 बरस की हो गई है, उसके लिए भी अगर कोई रिश्ता हो तो बताओ। बहुत ही सुंदर, बहुत संस्कारी और घरेलू लड़की है राधा। सच में? क्या ये लड़की सर्वगुण संपन्न है, संस्कारी है, और क्या पुश्तैनी हवेली की बहू बनने लायक है? अरे हाँ पंडित जी, उसे तो घर के सारे काम काज आते हैं, बड़ी सुंदर सुशील संस्कारी है, बिल्कुल गाय है गाय। सीता जी की बात सुनकर पंडित जी एकदम खुश हो जाते हैं और खुश होकर रामू के घर जाते हैं। भगवान को बार बार धन्यवाद और रामू के घर जाकर उसकी बिटिया राधा के रिश्ते की बात करते हैं। रामू के उदास घर में खुशियां भर जाती हैं। भगवान को धन्यवाद, भगवान तेरी लीला भी गजब है। मेरे तो भाग खुल गए, बड़ी हवेली से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। सुन राधा, पंडित जी बड़ी हवेली से रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए, तेरे भाग खुल गए हैं। आज राधा के घर में खुशियों का माहौल था और पंडित जी रामू से राधा की तस्वीर लेकर खुश होते हुए पुश्तैनी हवेली चले जाते हैं और पुश्तैनी हवेली में जाकर ठाट बाट से, अरे ठकुराइन, इस बार तो ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ, पूरे 7 गांव ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की है, पूरे गांव में इस लड़की का नाम है, और नाम भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। लड़की का नाम है राधा, जैसा नाम वैसा ही लड़की का रूप और गुण है। अब लड़की के गुण ही गाता रहेगा या फिर हमें तस्वीर भी दिखाएगा? ला हमें तस्वीर दिखा। पंडित जी, पद्मिनी जी और पूरे परिवार को राधा की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखकर सभी को राधा बहुत पसंद आती है और पुश्तैनी हवेली का पूरा परिवार राधा के लिए रिश्ता लेकर उनके घर जाते हैं और रामू के घर में राधा और आरव का रिश्ता पक्का करके और राधा को शगुन देकर लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद राधा और आरव की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और राधा का गृह प्रवेश होता है। इसके बाद राधा की नंद प्रिया दरवाजा रोकने की रस्म करती है। अरे भैया, भाभी को लेकर ऐसे ही चले जाओगे क्या? आज तो किराया लगेगा, मुझे पूरे 50,000 रुपए चाहिए। अरे बदमाश कहीं की, भैया को ऐसे परेशान करते हैं। देख, शादी की थकान हो गई है दोनों को, चल चुपचाप से दोनों को अंदर जाने दे। ये ले तेरे 50,000 और छोड़ रास्ता, आराम करने दे भैया भाभी को। संजना अपना शगुन लेकर राधा और आरव को कमरे के अंदर जाने देती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह, शादी के बाद शायद आज मेरी पहली रसोई है, मुझे अच्छे से तैयार होकर नीचे जाना चाहिए। राधा बहुत ही हल्की सी साड़ी पहनकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी जल्दी नीचे जाती है और उसे देखकर उसकी जेठानी, अरे ये क्या पहनकर आ गई हो तुम? इतनी हल्की सी साड़ी, तुम्हारी शादी पुश्तैनी ससुराल में हुई है, कम से कम अपने ससुराल के हिसाब से तैयार हो जाओ। राधा की जेठानी सोनिया उसे ताना मार रही होती है, तभी पीछे से उसकी सास आ जाती है। मैं बस तुम्हारे कमरे में आ ही रही थी, ये लो हमारी बहू की साड़ी और ये सारे जेवर हैं, तुम्हें ये सब पहन कर आना है। सुमित्रा जी राधा को गहने और जेवर दे रही होती हैं कि तभी पीछे से पद्मिनी जी आ जाती हैं और राधा को देखकर, वास्तव में बहू तो इतने साधारण कपड़े में भी कितनी अच्छी लग रही है, शायद इस बार हमारे परिवार के लिए एक सही बहू आ गई है। सुन राधा बहू, ये जो कंगन तेरी सास तुझे दे रही है, ये हमारे खानदानी कंगन है और परंपरा दर परंपरा हम अपनी बहू को देते आए हैं। ये शुद्ध सोने के बने हैं और मुझे मेरी सास ने दिए थे और मैं तुझे दे रही हूँ, और ये हीरो का हार पहनकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अपनी सास और दादी सास की बात सुनकर राधा तुरंत अपने कमरे में जाती है और उनके दिए हुए भारी भरकम गहने और साड़ी पहनकर आ जाती है। राधा को देखकर पद्मिनी बहुत खुश होती है, लेकिन वो किसी के सामने जाहिर नहीं करती और कहती है, राधा बहू, जा जरा अपने पति आरव को देखो, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया है, उसके कपड़े वगैरह दे दो उसे। जी ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। इसके बाद पूरे दिन जैसे जैसे पद्मिनी जी और सुमित्रा जी राधा को कहती हैं, राधा वैसे वैसे करती जाती है और शाम के समय,
चलो भाभी, मैं आपको आपका पूरा पुश्तैनी ससुराल घुमाती हूँ। हाँ हाँ, घुमा दो। वैसे भी इस गरीब लड़की ने आज तक इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। शायद इतना बड़ा तो इसका गांव होगा, है ना राधा? हाँ, पंडित जी भी एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आते हैं। पता नहीं कैसे गरीब का रिश्ता ले आए हमारे घर में। एक तरफ प्रिया राधा को पूरा घर अच्छे से दिखा रही होती है, दूसरी तरफ उसकी दोनों जिठानियां साथ साथ चलकर उसे ताना मार रही होती हैं। तभी प्रिया कहती है, भाभी आपको पता है कि हमारे घर को पुश्तैनी घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे घर में एक से बढ़कर एक पुश्तैनी चीज है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया राधा को पुश्तैनी हवेली के पुश्तैनी कमरे में लेकर जाती है, जहां पर म्यूजियम की तरह बहुत पुरानी पुरानी चीजें रखी होती हैं। उनमें उनके खानदान की पुरानी तलवार, कुछ पुरानी तस्वीरें, शो पीसेस, कुछ पुराने गहने, हीरे जवाहरात रखे होते हैं, जिन्हें देखकर, अरे दीदी, ये सब तो बहुत कीमती होंगे ना? हाँ, कीमती हैं और तुम्हारी औकात से बाहर भी। तुम्हें पता है, मेरे मायके में भी ऐसी ही पुश्तैनी चीज रखी हुई है। हाँ, और मेरे मायके वाले भी कम थोड़ी ना है। तभी तो पंडित जी ने हम खानदानी बेटियों का रिश्ता इस पुश्तैनी खानदान में कराया है। पर पता नहीं तुम्हारे समय पर पंडित जी की बुद्धि को क्या हो गया, जो एक गरीब की लड़की को इस पुश्तैनी खानदान की बहू बना दिया। हाँ, तुमने तो कभी शहर भी नहीं देखा होगा। तुम्हारी तो जिंदगी गांव ही गांव में गुजर गई है। राधा अपनी जेठानियों की बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो पुश्तैनी कमरे में रखी हुई तस्वीरों को छूकर देखती है कि तभी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें छूने की? तुम्हें पता है, दादी जी को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगी। हाँ हाँ भाई, इन सब सामान को बहुत दूर से देखो। बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे छूने की, और गलती से भी बिना बताए या बिना पूछे इस कमरे में तो आ ही मत जाना, वरना दादी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। उसी दिन तुम्हें घर से निकाल देंगी। प्रीति और सोनिया राधा के मन में उसकी दादी सास पद्मिनी जी का डर भर देती हैं। पूरा घर घूमने के बाद राधा हॉल में आकर बैठी है। तभी प्रिया, राधा भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। किचन में मैंने अपने लिए मैक्रोनी बनवाई थी, आप जरा वो लेकर आओगी? हाँ दीदी, मैं लेकर आती हूँ। राधा प्रिया के लिए मैक्रोनी लेना रसोई में जा रही होती है कि तभी, रुको राधा बहू, अभी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है, इसीलिए तुम रसोई में नहीं जा सकती। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आज मुझे पहली रसोई की रस्म करनी चाहिए थी। नई बहू से सबसे पहले रसोई कराते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी ने मुझे रसोई में काम करने ही नहीं दिया। मम्मी जी, अभी अभी मेरे पास आरव का फोन आया था। उसने बताया था कि कुछ विदेशी क्लाइंट्स आने वाले हैं 3-4 दिनों में। हमें एक बहुत बड़ी डील मिलेगी और वो लोग हमारे घर आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तभी अपनी बहू से पहली रसोई की रस्म करवाऊं। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं भी यही सोच रही थी कि कोई खास अवसर पर ही बहू से पहली रसोई करवाई जाए। राधा बहू, जब तक तुम्हारी पहली रसोई नहीं होती तब तक तुम रसोई में नहीं जाओगी। तब तक तुम अपनी पुश्तैनी ससुराल को अच्छे से देखो और समझ लो। मुझे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं चाहिए। पद्मिनी जी थोड़ी सख्ती से राधा को समझाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। राधा अपने ससुराल को धीरे धीरे समझने लगती है और 4 दिन बाद वो विदेशी क्लाइंट्स बाहर आ जाते हैं और डील फिक्स करने वाले होते हैं उनके घर आने से एक दिन पहले रात को। देख राधा, कल वो विदेशी क्लाइंट्स हमारे घर पर खाना खाने के लिए आएंगे, तो तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। कल तुम्हारी पहली रसोई है। मेरे परिवार में जितने लोग हैं उनके अलावा केवल विदेशी मेहमानों का खाना बनाना है। इतना खाना तो मैं आसानी से बना दूंगी, लेकिन अपने मायके में भी तो मैं छोटे छोटे त्योहार पर खुद ही खाना बनाती थी। राधा अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी दादी सास पद्मिनी जी कहती हैं, और राधा बहू, ये देखो, ये है हमारा पुश्तैनी तख्त। दादी, पुश्तैनी तख्त का पहली रसोई से क्या मतलब है? देख बहू, इस पुश्तैनी तख्त के चारों तरफ जितने लोग बैठे हैं, तुम्हें अपनी पहली रसोई में उतने ही लोगों का खाना बनाना है। और पहली रसोई का खाना हमारे खानदान में इस पुश्तैनी तख्त के चारों तरफ बैठकर खाया जाता है। राधा तख्त को हैरानी से देखती है क्योंकि वो तख्त बहुत बड़ा था और अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी, ये तख्त तो बहुत बड़ा है। इसके चारों तरफ तो कम से कम 40-50 लोग आ जाएंगे। तो क्या मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, और ये ध्यान रखना कि खाना खाने के लिए इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो कोई भी चीज कम ना पड़ जाए। सभी खाना स्वादिष्ट और शुद्धता से बनना चाहिए और तुम्हारी पहली रसोई में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सब काम तुम्हें अकेले करना होगा। सारे मसाले हाथों से कूटना, आटा चक्की में पीसना और चटनी सिलबट्टे में बनाना। क्या
सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। इतना सारा खाना आखिर मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी भी इस तरीके से इतना सारा काम एक बार में नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पहली रसोई में फेल हो जाऊं। राधा अपने मन में ये सब सोच रही होती है कि तभी अरे भाभी, आपके चेहरे की हवाहियां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या कुछ डरावना देख लिया क्या? कहीं आपने दादी का पुश्तैनी तखत तो नहीं देख लिया? कल तो आपकी पहली रसोई है और आपको भी पुश्तैनी तखत वाली पहली रसोई करनी पड़ेगी। दोनों भाभीियों ने भी की थी, वो दोनों तो फेल हो गई थी। अब आपकी बारी है। ये दीदी ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं दोनों भाभीियों से जाकर पूछती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो पहली रसोई की रस्म की हुई है। वही मुझे बताएंगी कि आखिर ये पुश्तैनी तखत की पहली रसोई का राज क्या है। अपने मन में ऐसा सोचकर राधा अपनी जिठानियों के पास जाती है और उनसे पूछती है, भाभी, ये पुश्तैनी तखत पर पहली रसोई का माजरा क्या है और सब लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? हे भगवान, मैं तो अपनी पहली रसोई को याद ही नहीं करना चाहती। मैं तो चाहती हूँ भगवान वो दिन मेरी जिंदगी में कभी दोबारा ना आए। और मेरी तो उस दिन इतनी बेइज्जती हुई थी कि मैं तो उस दिन को सपने में भी याद नहीं करना चाहती है। राधा, तुम भी अपनी पहली रसोई के दिन बहुत सावधानी बरतना। हाँ, हमने इतनी मेहनत से अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था और इतना सारा खाना बनाया था, लेकिन दादी जी ने हमारा खाना बिल्कुल नापसंद कर दिया और हमें इतनी डांट लगाई कि वो आज तक हमारे कानों में गूंजती है। हाँ, दादी को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। वो खुद रसोई से खाना बनवाती हैं अपने हिसाब से, इसीलिए तुम बहुत सावधानी से बनाना। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो दादी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हाँ, तुम्हें तो हम समझा रहे हैं, हमें तो किसी ने समझाया भी नहीं था, तो इसीलिए बहुत सावधानी रखना। तुम्हारी एक गलती तुम पर बहुत भारी पड़ सकती है। राधा की दोनों जिठानियां सोनिया और प्रीति उसे बहुत बुरे तरीके से डरा देती हैं। राधा के मन में अपनी दादी सास को लेकर और उनकी पुश्तैनी तखत की पहली रसोई को लेकर डर बैठ जाता है और राधा अपने मन में सोचती है, ये भगवान, अब मैं क्या करूंगी? दादी ने तो पहले ही कहा था कि 40 से 50 लोगों का खाना बनाना है। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। वैसे भी चिंता में मुझे नींद तो आएगी नहीं। अब यह सब अपने मन में सोचकर राधा अपने कमरे में जाती है और तभी एक नौकरानी राधा के लिए कपड़े और गहने लेकर आती है और राधा से कहती है, ये लो बहुरिया, ये सारे गहने और कपड़े दादी ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। कल सुबह तुम्हें इन कपड़ों को और गहनों को पहनकर ही पहली रसोई बनानी है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? एक तो 40-50 लोगों का खाना बनाना है, ऊपर से इतने भारी भरकम कपड़े और गहने पहनकर मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? ऐसा सोचकर राधा उस दिन सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर फटाफट तैयार होकर रसोई में आ जाती है, जहां वो देखती है कि भंडार में बहुत बड़े बड़े बर्तन भरे हुए रखे रहते हैं। अनाज, मसाले, सब कुछ रसोई में व्यवस्थित रूप से होता है। वो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ती है, जिसके बाद अपने चूल्हे पर स्वास्तिक बनाती है, फूल से चूल्हे की पूजा करती है और भगवान का नाम लेकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले मिठाइयाँ बना लेती हूँ। एक काम करती हूँ, सबसे पहले बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, खीर और रसमलाई बना लेती हूँ, तो 5 तरीके की मिठाई हो जाएगी। राधा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर 5 तरीके की मिठाई बनाकर तैयार कर लेती है। उसके बाद वो पूरी, पराठे, लच्छा, रोटी, नान, रुमाली रोटी, मिस्सी पूड़ियाँ और 5 तरीके की कचौड़ियाँ बनाना शुरू करती है। इसी तरीके से राधा कई तरह की अलग अलग रोटियाँ और पूड़ियाँ बनाती है। उन्हें बनाने के बाद पूड़ियाँ और मिठाइयाँ तो हो गई हैं। अब एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी सभी तरह की दाल और सब्जियाँ बना लेती हूँ। राधा एक तरफ चूल्हे पर 4 तरह की दाल चढ़ाने के लिए रखती है, उसके बाद सारी सब्जियां काटने बैठ जाती है। एक तरफ दाल बनकर तैयार हो जाती है, दूसरी तरफ सब्जियां कट जाती हैं। इसके बाद राधा 4 तरह की अलग अलग दाल बनाती है, जिसमें छोले, राजमा सब कुछ होता है, और 11 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाती है, जिसमें शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, मिक्स वेज जैसी शाही सब्जियां होती हैं। अब दाल, मिठाई और सब्जियां तो बन गई, अब बस केवल चावल रह गए हैं। एक काम करती हूँ, 4 तरह के चावल बना लेती हूँ। ऐसा कहकर राधा सबसे पहले चावल बीनती है, उसके बाद मटर का पुलाव बनाती है, कश्मीरी पुलाव बनाती है, कढ़ी और उसके साथ चावल बनाती है और जीरा राइस बनते हैं। जब सारी चीज बनकर तैयार हो जाती है तब बीच बीच में पद्मिनी जी और सुमित्रा जी खाने को देखने के लिए रसोई में आती रहती हैं, जिसे देखकर राधा को थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन उसके ऊपर खाना बनाने का प्रेशर होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाती है और अपने मन में सोचती है, एक काम करती हूँ, 3 मिठाइयाँ और बना लेती हूँ, इसके अलावा रायता और सलाद बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर राधा खीरे का, कद्दू का, बूंदी का, पुदीने का और फ्रूट्स का ऐसे 5 तरीके का रायता बनाती है और एक बहुत बड़ी थाल में बहुत सारी सब्जियां अलग अलग डिजाइन में काटकर उनके सलाद बना लेती है और 2 तरह की बर्फी और रसगुल्ले भी बनाकर तैयार करती है।
राधा भारी भरकम गहने पहन सब तरीके का खाना बना रही थी कि तभी उसकी जेठानियां रसोई के बाहर खड़ी होकर उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। राधा, ध्यान रहे मिठाइयों में मीठा कम होना चाहिए, सब्जियों में नमक कम होना चाहिए, वरना दादी बहुत डांट लगाएंगी। हाँ, और सब्जियों को ज्यादा उबालना मत, रोटियां ज्यादा सेकना मत, अगर कुछ भी जल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। एक तरफ राधा जल्दी जल्दी घबराहट में खाना बना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों जेठानियां राधा को लगातार डराती रहती हैं। लेकिन राधा उनकी बातें ना सुनकर अपने मन में मगन होती है। राधा जल्दी जल्दी बड़े बड़े भगोने में खाना बना रही होती है, तभी बीच बीच में पद्मिनी जी रसोई के चक्कर लगाती हैं। पद्मिनी जी को देखकर राधा के हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर लगातार काम करती रहती है। राधा, खाना बन गया ना? तुम सुबह 3:30 बजे से खाना बनाने के लिए लगी हुई हो और दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तक खाना बनाकर तैयार नहीं हुआ। जी दादी, बस हो गया, दाल में केवल तड़का रह गया है। जैसे ही दाल में तड़का लग जाएगा मैं सारा खाना लगा दूंगी। बस 5 मिनट बाकी हैं, जल्दी से खाना तैयार करो। हाँ दादी, बस हो ही गया। पद्मिनी जी से ऐसा कहकर राधा दाल के लिए तड़का तैयार कर रही होती है, तभी उसे याद आता है कि धनिया तो चटनी में खत्म हो गया था। एक काम करती हूँ, बगीचे में से ताजी ताजी धनिया तोड़कर ले आती हूँ, उसे दाल में डाल दूंगी और स्वाद आ जाएगा। जैसे ही राधा चटनी के लिए हरा धनिया लेने जाती है, तभी पीछे से बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रही है ना ये राधा। इसको ऐसा लगता है कि ये पुश्तैनी तखत की रसोई में पास हो जाएगी, हम इसे पास होने ही नहीं देंगे। हाँ, दादी भी आस पास नहीं है, जल्दी से इसकी दाल में नमक मिला देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे ये अपनी पुश्तैनी रसोई में पास होगी। एक तरफ राधा धनिया तोड़ने गई थी, दूसरी तरफ उसकी जेठानियां उसकी दाल में बहुत सारा नमक मिला देती हैं और वहां से चली जाती हैं। उसके बाद राधा जल्दी जल्दी आकर दाल में तड़का लगा देती है, लेकिन उसे कुछ अटपटा लगता है, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दाल में कुछ गड़बड़ है। क्या मैं इस दाल को टेस्ट कर लूं? दादी ने तो मना किया है कि वो पहले नहीं चखेंगी, सीधे मेहमान ही खाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चलो एक बार टेस्ट कर ही लेती हूँ। राधा अपने मन में सोचकर दाल को थोड़ा सा टेस्ट करती है तो दाल में बहुत ज्यादा नमक होता है, जिसके बाद राधा, हे भगवान, इस दाल में इतना सारा नमक कैसे आ गया? मैंने तो बिल्कुल ठीक डाला था, अब मैं क्या करूं? खाना लगाने के लिए दादी ने कह दिया है। हाँ, मैंने आलू उबाल कर रखे थे, काम करती हूँ, इस दाल में वो आलू पीस कर डाल देती हूँ। राधा जल्दी जल्दी दाल में आलू पीस कर डालती है, जिससे दाल का स्वाद ठीक हो जाता है और फिर फटाफट से सारा खाना पुश्तैनी तखत पर सजा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी पद्मिनी जी, राधा, खाना परोसने में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कमला को भेज रही हूँ। ध्यान रहे कि काम तुम्हें ही करना है, कमला केवल तुम्हारी मदद करावेगी। ठीक है दादी जी। Oh my God, this is too yummy. We never eat such type of food. It's too good. Padmini ji, your daughter-in-law is definitely an excellent cook. Thank you so much. Thank you. सारे विदेशी मेहमान राधा की बहुत तारीफ करते हैं और उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। राधा को आज अपनी पहली रसोई के शगुन में बहुत सारे गहने, कपड़े और बड़े बड़े तोहफे मिले होते हैं। हाँ बहू, आज तुमने हमारे ससुराल की पुश्तैनी तखत की परंपरा को बहुत खूब निभाया है। तुम ही हमारे ससुराल की पुश्तैनी बहू बनने लायक हो। इस बार पंडित जी ने सच में मुझे बहुत ही अच्छी बहू लाकर दी है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ और अब मैं अपने खानदान का वो पुश्तैनी हार तुम्हें दूंगी, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। ऐसा कहकर पद्मिनी जी अपने पुश्तैनी कमरे में जाती हैं और हीरो का पुश्तैनी हार लेकर आती हैं और राधा को देती हैं और राधा से कहती हैं, राधा, आज से पहले तुम्हारी दोनों जेठानियों की भी यही परीक्षा करवाई गई थी और इन दोनों से पहले तुम्हारी सास ने भी ये परीक्षा दी थी, लेकिन कोई भी इस परीक्षा में पास नहीं हुआ, लेकिन तुम इसकी हकदार हो। इसके बाद पद्मिनी जी अपना एक और बक्सा निकालती हैं और वो बक्सा खोलकर उसके सभी गहने राधा को दे देती हैं और राधा से कहती हैं, राधा, ये पुश्तैनी बक्सा और इसके सारे गहने भी अब से तुम्हारे हैं। राधा को उसकी पहली रसोई में इतने सारे तोहफे मिले देखकर उसकी जेठानियों के मन में जलन होने लगती है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उसके बाद, राधा, आज तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हम तुम्हें दादी के नाम से डरा रहे थे। और हाँ, हमने तुम्हारा खाना खराब करने की भी कोशिश की, तुम्हारी दाल में नमक हमने ही ज्यादा किया था।
भाभी ये आपने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों से छोटी हूँ इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपको आपकी पहली रसोई में कुछ भी नहीं मिल पाया, क्योंकि शायद आप लोगों ने पहले कभी कोई खाना नहीं बनाया। आप शहर की रहने वाली हैं, इसीलिए आपने पहले कोई काम नहीं किया। लेकिन मुझे जो कुछ भी आज पहली रसोई के नेक में मिला है, मैं चाहती हूँ कि वो हम तीनों में आपस में बट जाए। देखा सोनिया भाभी, प्रीति भाभी, हमारी नई राधा भाभी का दिल कितना बड़ा है। दादी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरी पहली रसोई में जितने भी गहने दिए हैं, आप वो सभी गहने हम तीनों में बांट दो, क्योंकि आपके इन पुश्तैनी गहनों और पुश्तैनी सामान पर इस घर की सभी बहुओं का बराबर हक है। और मैं तो घर में सबसे छोटी हूँ, इसीलिए मैं सारी चीज नहीं ले सकती। देखा तुम दोनों ने, इसका दिल कितना बड़ा है। तुम दोनों ने इसका काम खराब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अब ये तुम्हारे बारे में सोच रही है। पद्मिनी जी इसके बाद सभी गहनों को तीनों बहुओं में बराबर बांट देती हैं और तभी सुमित्रा जी कहती हैं, इस बार तो पंडित जी की वजह से मम्मी जी आपको आपकी पोता बहू की पुश्तैनी रसोई देखने का मौका मिल गया। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे नसीब में भी इस पुश्तैनी तखत की पहली रसोई की रस्म देखने का वो शुभ मौका जल्दी ही आए। इसके बाद सभी लोग जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं और खुशी खुशी अपने पुश्तैनी हवेली में राधा अपने पति और परिवार के साथ रहने लगती है।